नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रीवादंश अर्थात सर्वाइकल और उसका यौगिक प्रबंधन। तो उससे पहले ईश्वर को नमन कर लें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ग्रीवादंश अर्थात सर्वाइकल और उसका यौगिक प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि सर्वाइकल क्या है, उसके लक्षण, कारण, उसके उपचार में ध्यान रखने योग्य बातें, सामान्य उपचार, यौगिक उपचार, पथ्य अपथ्य आहार आदि की बातें करेंगे। ग्रीवादंश यह मुख्य रूप से रीढ़ का गलत ढंग से उपयोग करने से उत्पन्न होने वाली बीमारी का होता है। हमारी रीढ़ में कुल 33 कशेरु वर्टिब्रा या हड्डियां होती हैं। ये जो कशेरु होते हैं वो एक दूसरे से जहाँ जुड़ते हैं, वो जोड़ जब तक सही ढंग से कार्य करते हैं तब तक आप रीढ़ का उपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, परंतु कुछ कारणों से यह रोगी हो जाते हैं और इनमें रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जो 33 हैं उनमें से जो सबसे ऊपर वाले हैं उनको सर्वाइकल या उस हिस्से को सर्वाइकल कहा जाता है, और इसलिए उन 7 जो ऊपर वाले कशेरु हैं उन्हें सर्वाइकल रीजन के कशेरु या वर्टिब्रा बोलते हैं। इनमें से मुख्य रूप से चौथे व पांचवे जो कशेरु रहते हैं उनके बीच में दर्द होता है, उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं। इस स्थान पर जब सूजन हो जाती है तो उसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। हमारी गर्दन के जो ऊपरी भाग के 7 कशेरुकाएं हैं उनमें से किसी एक की बनावट में अंतर आ जाता है। इसका मुख्य कारण होता है हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर या बनावट है, वो जो शरीर के साथ साथ स्पाइन की है, सीधा रहने की है, परंतु हमारी गलत आदतें या कुछ जो हमारे जीवनचर्या से जुड़े हुए काम होते हैं, किसी का आगे झुकने वाला काम है, किसी का टेबल वर्क है तो झुके रहते हैं, और किसी का कंप्यूटर का काम होता है तो वो आगे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे जो ऊपर वाले 7 वर्टिब्रा हैं वो आपस में आगे की तरफ झुके रहने से एक तरफ का हिस्सा उनका घिस जाता है या उनमें क्षरण होने लगता है, और जिसे हम एक्सरे एमआरआई की सहायता से देख सकते हैं। पर यदि इनकी बनावट में कोई अंतर नहीं है, एक्सरे या एमआरआई में दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो जो 2 कशेरुओं के बीच की डिस्क या झिल्ली या गद्दी होती है, जो एक दूसरे वर्टिब्रा के चलन चालन या मूवमेंट में सहायक होती है, जिससे कि वह आपस में ना घिसें, वह नष्ट हो जाती है या विकृत हो जाती है या
उसमें चोट पहुंच जाती है, तो जिसके कारण से वह लक्षण या सर्वाइकल के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। गद्दी के नष्ट होने से यहाँ से होने वाले जो नाड़ियाँ निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, और वो जिस तरफ जाती हैं, कुछ सिर की तरफ जाती हैं, कुछ हाथों की तरफ जाती हैं, उनमें दर्द या पीड़ा महसूस होने लगती है, उनके कार्य करने में कमी आ जाती है, और जो रक्त सिर की तरफ जाता है उसमें कुछ कमी हो जाती है। प्राण वाहिनियाँ जो निकलती हैं, प्राण शरीर की तरफ प्रवाह कम हो जाने से चक्कर आने की समस्या होने लगती है। साथ ही हाथों में कंपन, हाथों में झंझनाहट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और चक्कर आने लगते हैं। तो ये इसका कारण है। लक्षणों की बात करें तो गर्दन, सिर, कंधे या पीठ के ऊपरी भाग में तनाव रहने लगता है, दर्द भी होने लगता है, भारीपन महसूस होता है, कड़ापन, स्टिफनेस आती है, और फिर धीरे धीरे चल के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सिर को इधर उधर घुमाने में भी दर्द महसूस होने लगता है। सिर में कड़ापन, गर्दन को घुमाने में सामान्य से अधिक बल लगना, हाथों का कांपना, सुन्नपन हो जाना, और बहुत ज़्यादा आगे स्थिति पहुंचने पर हाथों से पकड़ी हुई वस्तुएं छूट जाना भी इसके लक्षण के अंतर्गत आता है। तो अगर इनमें से कोई समस्या है तो समझें कि सर्वाइकल से जुड़ी हुई समस्या है और उसके उपचार के लिए प्रयास करना चाहिए। कारण की बात करें तो जो हमारा सामान्य शरीर की बनावट या स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब हमारी गर्दन पूरे दिन हम आगे की तरफ झुकाए रहते हैं, तो कई वर्षों तक ऐसा काम करने से जो हमारे सर्वाइकल रीजन का हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक ही जाता है, और वहाँ जो कशेरुओं में की बनावट में अंतर आ जाता है, या वह एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे पीड़ा महसूस होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है। उनकी कार्य करने वाली इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कंप्यूटर व मोबाइल आदि पर अधिक देर तक कार्य करना, साथ ही मानसिक तनाव, जो जब किसी को अपने ऑफिस में काम के साथ साथ तनाव भी होता है, मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं होता है, तो इस बीमारी के लक्षण और ज़्यादा दिखाई देते हैं। मन का प्रसन्न ना होना, कार्य को बोझ समझ के करना, और जब कार्य करते हैं तब ध्यान नहीं देना, कंधों का बहुत कड़ा हो जाना, गर्दन के आसपास की मांसपेशियों का बहुत ही स्टिफ हो जाना, साथ ही ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करना, या जो हमारे बैठने की आदत होती है उसमें सही तरह से नहीं बैठना, फोम के गद्दे, ढीली चारपाई का इस्तेमाल करना। और एक और कारण है कि दुर्घटना में अगर हमारी जो ऊपर की 7 जो हड्डियों की बात की है उनमें या उनके बीच की डिस्क में किसी में चोट लग जाती है, किसी आघात पहुंचता है, तब भी जो सर्वाइकल है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि ऐसे कार्यों से बचें जिनमें गर्दन और हाथों में झटका लगे, जैसे कि बैडमिंटन खेलना है, बॉल फेंकना है, गोला फेंकना है। अगर आपको इस प्रकार का दर्द या कुछ तकलीफ़ महसूस होती है तो इस प्रकार के ऐसे कामों से बचना चाहिए। सोते समय ध्यान रखना है जो तकिए का उपयोग ना करें, और फिर भी अगर नहीं चलती है, तकिए के बगैर नींद नहीं आती है, तो बहुत ही पतला तकिया और गद्दा भी कोशिश करें कि पतला ही हो। इस तरह के तकिया और गद्दे का उपयोग करें। जो मोटे वाले जूट के बहुत मोटे वाले गद्दे होते हैं वो कई बार शेप ले लेते हैं, जो हमारी कर्व
स्पाइन के कर्व से विपरीत होता है और उसके कारण भी कहीं ना कहीं दर्द चालू हो जाता है। सिर झुकाकर काम नहीं करना चाहिए। समस्या एक बार हो जाने पर वजन उठाने वाले काम भी नहीं करना है। तनाव को कम करने का प्रयास करना है। मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। टेबल या कंप्यूटर पर कार्य करते समय सिर को आगे ना झुकाएं। कोशिश करें कि जब हम कार्य करते हैं तो अपने शरीर की स्थिति सीधी हो। स्पाइन जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करें। अपना कंप्यूटर का जो या लैपटॉप की जो स्थिति होती है उसका स्क्रीन आँखों के बिल्कुल सामने, ताकि सिर ना झुकाना पड़े। फिर भी ध्यान रखें कि हर 20-25 मिनट के बाद कंधे और गर्दन को आज उसमें अलार्म भी आने लगे हैं, तो अलार्म लगा दें। हर 20-25 मिनट में आपको वो अलार्म बजेगा, आपको याद आएगी। फिर अपने कंधों को और गर्दन को हल्का सा मूवमेंट दे दें, जिससे भी लाभ पहुंचता है। सामान्य उपचार की बात करें तो गले पर लगाए जाने वाला पट्टा, जब आपको एक बार समस्या हो जाती है तो यह पट्टा कोई उपचार तो नहीं है, लेकिन गर्दे को हमारी जो गर्दन है या सिर का भार है वो आगे की तरफ ज़्यादा ना रहे, उसको संभालने में, और जो जिस पर आघात पहुंचा है, हड्डी हो चाहे वह डिस्क हो, तो उसके रिकवर होने पर तक सहायता करता है। दर्द के स्थान पर गर्म ठंडी सिकाई करने से भी लाभ पहुंचता है। कोई भी पीड़ा हर तेल की हल्की मालिश से भी आराम पहुंचता है। गर्दन में खिंचाव देने से भी बहुत आराम पहुंचता है, परंतु यह जो गर्दन में खिंचाव दिया जाता है उसके लिए कुशल चिकित्सक से ही लेना चाहिए, वरना कुछ जो समस्या है वह और बढ़ भी सकती है। तो ये सामान्य उपचार तुरंत लाभ के लिए तो बहुत अच्छे हैं, परंतु पूर्णकालिक उपचार के लिए यह कारगर नहीं है। इसके लिए इनके साथ साथ योग के अभ्यास से इसको दूर किया जा सकता है। सर्वाइकल की जो समस्या है इसे दूर किया जा सकता है और प्रबंधित भी किया जा सकता है। यौगिक उपचार की बात करें तो सबसे पहले क्रियाओं की बात आती है। नेति, कुंजल, त्राटक, कपालभाति। नेति करने से सिर में जो हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा है उसमें साफ सफाई हो जाती है। कुंजल भी लाभदायक है। त्राटक के अभ्यास से हम अपने सिर को सीधा रख सकते हैं। कपालभाति में ध्यान रखना चाहिए कि गर्दन ना हिले। ऐसे अभ्यासों से, इन क्रियाओं से जो प्राणों का संचार होता है वह ठीक होने से भी ये समस्या कम होती है। ऐसे सभी जब भी योग अभ्यास करें तब बहुत ध्यान रखने योग्य मुख्य रूप से एक बात है कि कोई भी ऐसा अभ्यास ना करें जिसमें हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकाई जाती है या झुकानी पड़ती है। साथ ही ऐसे अभ्यास करना है सूक्ष्म व्यायाम के स्कंध और बाहुमूल शक्ति विकासक की सभी क्रियाओं का अभ्यास, क्योंकि इसमें गर्दन और कंधों की मांसपेशियां में तनाव आता है, स्टिफनेस आती है, कड़ापन आता है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, लूज करने के लिए बाहों और कंधों के ये अभ्यास करने चाहिए। साथ ही ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रियाएं इसमें लाभकारी सिद्ध होती हैं, तो इन सभी का अभ्यास भी ग्रीवा की सभी मांसपेशियों, क्योंकि जब दो वर्टिब्रा के बीच में हड्डी में या डिस्क में समस्या आती है तो उससे के जो 7 सपोर्टिंग मसल मांसपेशियां रहती हैं उनको योग अभ्यासों से थोड़ा सबल बना दिया जाता है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, तो वो सपोर्ट ज़्यादा करती हैं, जिससे कि जो दर्द होता है उसको निवारण में सहायता मिलती है। उनके मूवमेंट में हड्डियों पर आने वाले दबाव या खिंचाव को मांसपेशियां थोड़ा सहन करने की कोशिश करती हैं, जिससे इसका जो
उपचार है वह शीघ्र हो पाता है। फिर आसनों की बात आती है तो ध्यान रखते हुए कि सिर आगे न झुकाने वाले आसन करना है। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोण आसन, और जितना हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे उतना ज़्यादा इसमें लाभ होता है। तो ताड़ासन जैसे अभ्यासों को बार बार करना चाहिए। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में, जिनमें हम गर्दन को किसी भी एक तरफ ले जाकर और उसको थोड़ा खींचते हैं, ऐसे अभ्यास और भी ज़्यादा लाभकारी होते हैं, जिनमें वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, उत्तान मंडूकासन जैसे अभ्यास इस समस्या को दूर करने में उपयोगी होते हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन भुजंगासन तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इसको विभिन्न अवस्थाओं में करवाया जाता है। साथ ही शलभासन भी उपयोगी है और इसका अभ्यास भी करना चाहिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में उत्तान पादासन, अर्धहलासन। प्राणायाम, यौगिक श्वसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट तक का अभ्यास करना चाहिए। उज्जाई और भ्रामरी जैसे अभ्यास भी अगर समय ज़्यादा दे सकते हैं तो अच्छा है, वरना 5-5 बार तो इनको करना ही चाहिए, क्योंकि यह कार्य की अधिकता और तनाव से जुड़ा हुआ एक रोग है। इसलिए योग निद्रा का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे करने से इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ध्यान का अभ्यास भी फायदेमंद है, लेकिन ध्यान करने के लिए बैठना पड़ता है, और अगर आपके पास कोई जो आपको ध्यान सिखाने वाला है, योग शिक्षक है, वो नहीं है, अगर आप खुद से करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ध्यान करें सिर को आगे की तरफ ना लटकने दें, सिर को पूरा एक स्थिति में रखने की कोशिश करें। अगर आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं तो ध्यान का अभ्यास भी बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। आहार की बात करें तो पथ्य आहार, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और शाम को सोते समय 1 गिलास दूध जिसमें हल्दी का उपयोग करके लें, गुनगुना दूध हो तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो स्वेलिंग होती है, अगर डिस्क में समस्या है, उसमें कोई चोट आई है तो उसको भरने के लिए हल्दी वाला दूध ज़्यादा उपयोगी होता है। मादक पदार्थ गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि जब कब्ज बढ़ जाती है तो दर्द भी बढ़ने लगता है, और अगर आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है तब आपको समस्या कम होती है। साथ ही तनाव भी बढ़ता है, तनाव बढ़ने से भी ऐसा होता है। तो अगर आपका पेट साफ रहेगा, स्वच्छ शरीर हल्का रहेगा, तब भी ऐसे इस प्रकार की जो तनाव दबाव है उससे आप स्वतः ही मुक्त रहेंगे। इसलिए सादा, सुपाच्य, सात्विक आहार का सेवन करें। मादक पदार्थों के सेवन से, जैसे कि जो पेन किलर गोलियां होती हैं, दर्द की गोलियां रहती हैं, ऐसे ही तुरंत कुछ समय के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि इनका त्याग करें। फल, सब्जियां, रेशेदार पदार्थों का अधिक मात्रा में उपयोग करें। अपथ्य आहार की बात करें तो वात बढ़ाने वाले, वातज प्रकृति के पदार्थों का सेवन ना करें। गरिष्ठ पदार्थ जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं, जल्दी पाचन नहीं होता है, ऐसे पदार्थों का त्याग करने की कोशिश करें। उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कई बार इसमें क्योंकि यह भी एक जोड़ों में होने वाले दर्द है, जो दो जोड़ के बीच में, तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी कई बार इसके लक्षण बढ़ते हुए देखे जाते हैं। इसलिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार
जिसमें मांस मछली भी आते हैं। इनके त्याग करने से यूरिक एसिड के मेंटेन हो जाता है। शरीर में यूरिक एसिड कम रहता है। मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड अगर नहीं निकल पा रहा है और बढ़ रहा है तब भी ये समस्या बढ़ती है। इसलिए यूरिक एसिड युक्त आहार कम करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो गर्दन को आगे ना झुकाएं। गर्दन के सहारा, साथ ही प्रतिदिन और दिन में 2 बार अगर गर्दन के जो व्यायाम या अभ्यास बताए जाते हैं उनको करें। प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, योग निद्रा का अभ्यास करें तो इस समस्या से मुक्ति पाई जाती है। साथ ही अगर आपकी हड्डियों में क्षरण चालू हो गया है, हड्डियां धीरे धीरे घिसने लगी हैं और उस कारण से जो दर्द है वह हो रहा है, तब आपको कैल्शियम युक्त आहार लेना है। हड्डियों को घिसने से बचाने के लिए उनमें खिंचाव पैदा करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, ताड़ासन जैसे अभ्यास करना है तो इस रोग से दूर रह सकते हैं। जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमारे अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र में होने वाली विकृति का रोग है। अस्थियों में क्षरण होने से भी यह समस्या होती है। अस्थियों की बनावट को ठीक करने से इसके उपचार में समय अधिक लगता है। चूँकि अस्थियों जो हमारा कंकाल तंत्र, शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर या शरीर की जो बनावट है वह आगे की तरफ झुक जाता है, इसलिए इसमें दूसरे रोगों की अपेक्षा बहुत समय लगता है। हड्डियों को धीरे धीरे खींच के हर दिन उसमें योग अभ्यास के द्वारा उन्हें सीधा करके या जिस स्थिति में वो पहुंच गई हैं उन्हें खिंचाव देकर विपरीत दिशा में, तो इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन निराश ना हो, योग अभ्यास ही से यह ठीक हो सकता है। साथ ही खान पान पर ध्यान दें। यौगिक जीवनचर्या इसमें बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सिर्फ अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, जीवनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं, शारीरिक बनावट पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ काम में मन लगने के कारण या काम की अधिकता के कारण उसको करते रहते हैं और फिर कई प्रकार के रोग चालू हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जीवनचर्या में पुनः सुधार करेंगे, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का यथोचित पालन करेंगे, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार युक्त हो, साथ ही युक्त कर्मस्य, इस युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों की चेष्टा है वो सही तरीके से हो, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो आवश्यक है, तो अवश्य ही हम इस रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ा समय इसके, क्योंकि यह जो शारीरिक बनावट में आई विकृति है तो इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। इसके उपचार में कैल्शियम युक्त आहार, उचित योगाभ्यास, तनाव और तनाव जनित रोगों के प्रबंधन से इसका उपचार किया जा सकता है। तो यौगिक जीवनचर्या अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें तो इस प्रकार के रोगों को हम अपने से दूर कर सकते हैं। इसी सोच के साथ ईश्वर में विश्वास रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। विराम देने से पहले ईश्वर को पुनः एक बार स्मरण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।